हाँ बच्चों, अब हम क्या डिसाइड करेंगे कि कब ऑपरेटिंग लीज मानना होता है और कब फाइनेंस लीज मानना होता है। अब ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का डिसीजन, अच्छा ये मैं दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ, आईपीसीसी और फाइनल के लिए। मतलब एस 19 में भी इस चीज़ और इंड एस 116 दोनों में ये बात सेम है। तो मैं बीच बीच में थोड़ी सी बात बोल दूंगा कि आईपीसीसी वालों के लिए सिर्फ फाइनल वालों के लिए, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत की बात है कि नहीं। बिल्कुल लगभग लगभग क्या 99% चीज़ें क्या है सेम है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का डिसीजन एस 19 में मतलब आईपीसीसी के लिए लेसर और लेसी दोनों को लेना होता है, लेकिन इंड एस 116 में एफआर के सिलेबस में सीए फाइनल में जो रिवाइज इंड एस 116 है उसमें ये डिसीजन सिर्फ किसके लिए काम क्या है, लेसर के लिए। लेसी तो हमेशा ही राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करता है, लेकिन लेसर के लिए काम क्या है और लेसी के लिए इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एस 19 या आईपीसीसी के सिलेबस के लिए लेसर और लेसी दोनों की अकाउंटिंग चेंज होती है जब ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज नाम है। अब उसके बाद में लगभग बातें क्या है सेम है। अब सुनो, ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या होता है, फाइनेंस लीज का मतलब क्या होता है, जब सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ रिवॉर्ड ओनरशिप के क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तब हम उसको क्या मानते हैं, फाइनेंस लीज। और अगर सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड ओनरशिप के ट्रांसफर नहीं हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज। रिस्क और रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है, एसेट महंगी हुई सस्ती हुई सारा फायदा नुकसान किसका होगा, लेसी का होगा, ना कि लेसर का। भले ही नाम किसी के भी पड़ी हो एसेट, सारा फायदा नुकसान किसका होगा, लेसी का, ना कि लेसर का, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज। और अगर रिस्क रिवॉर्ड किसके हैं, लेसर के ही पड़े हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज। तो एएस कहता है डेफिनेशन में तो ये बोलता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप क्या हो जाए, ट्रांसफर। लेकिन इसकी वो क्या कहता है, 5 इंडिकेशन देता है, चाहे एएस है चाहे इंडेस है, दोनों ही 5 इंडिकेशन देते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए या नहीं। भाई इस लाइन से तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि कैसे पता लगेगा रिस्क रिवॉर्ड मेरे हो गए, लेकिन इंडिकेशन देता है ये 5। और जो जनरली क्या बताएंगे, अगर इनमें से कोई भी एक इंडिकेशन हो गया, ये सारे एंड नहीं है, इनमें से कोई भी एक इंडिकेशन हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनेंस लीज है। पहला क्या है, लेसी। और ये इंडिकेटर है, ये जरूरी भी नहीं है कि कंक्लूसिव बात होगी कि ये हो गया तो हो ही जाएगा। अभी तुम्हें मैं जब आगे आगे पढ़ाता जाऊंगा तुम्हें समझ में आने लगेगा। लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। देखो एक प्लांट है जिसकी लाइफ है 10 साल, जिसकी लाइफ है 10 साल, ठीक है, जिसकी लाइफ है 10 साल, मैंने लिया है 4 सालों के लिए, मुझे फाइनेंस करवाना था और उसके फेयर वैल्यू कितनी है, 10 लाख। मुझे ये प्लांट फाइनेंस करवाना था बैंक से, मुझे बैंक से फाइनेंस कराना था, तो बैंक कहता है मैं अपने नाम से खरीदूंगा और फिर तुम्हें दूंगा। ऐसा बैंक क्यों कह रहा है, बैंक ऐसा इसलिए कह रहा है कि उसके नाम अगर प्लांट हो जाएगा तो कल को मैं किस्तों में दिक्कत कर दूं तो वो उसको उठाने में उसकी आसानी रहेगी। नहीं तो मेरे नाम प्लांट पड़ा हुआ है तब उसके भले ही क्या है, मैं किस्तों में मैं एग्रीमेंट में लिख दूं कि इस प्लांट की सिक्योरिटी है, मतलब मैं तुम्हारा लोन डिफॉल्ट कर दूं तो तुम ये प्लांट उठा लेना, लेकिन लोन डिफॉल्ट करना प्रूव करना पड़ेगा उसको। तो बैंक ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, समझो बात को कि ये बैंक है मैं हूँ, मुझे ये प्लांट लेना है, मुझे ये प्लांट लेना है, ठीक है, ये बैंक ये सॉरी ये बैंक है, मैं प्लांट खरीदना चाहता हूँ और ये प्लांट बेचने वाला है। मैंने खरीदा और बैंक से लोन लिया, तो बैंक के नाम तो हुआ ही नहीं ना प्लांट, प्लांट बैंक के नाम हुआ ही नहीं, मेरे को तो बैंक से लोन मिला हुआ है। और मैं सिक्योरिटी में लिख दूं कि प्लांट आपकी सिक्योरिटी है, प्लांट की सिक्योरिटी, अगर मैं लोन ना दूं तो सिक्योरिटी मतलब आपके पास प्लांट की सिक्योरिटी है। अब मैंने लोन वापस रीपे नहीं किया तो दिक्कत क्या आएगी, बैंक को ये प्लांट ऐसे उठा कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि बैंक के ऊपर चोरी का केस लग जाएगा कि प्लांट तो मेरे नाम था, पुलिस वालों मेरे यहाँ से बैंक ने प्लांट उठा लिया, या कोई भी एसेट है वो बैंक ले गया मेरे से बिना मुझे ऐसे क्या करे मेरी परमिशन के, मैंने चोरी का केस कर दिया। मैंने कहा कि इन्होंने यहाँ से प्लांट उठाया हमारे यहाँ से, तो बैंक पुलिस वालों को एग्रीमेंट दिखाएगा, पुलिस वाले कहेंगे हम ये थोड़ी डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा डिफॉल्ट हुआ था, या हमारे पास सामने तो ये एक एविडेंस ये आया है कि इस प्लांट का ओनर कौन है, ये आदमी है, ओनर की शिप के डॉक्यूमेंट इसके पास पड़े हैं और प्लांट आपके यहाँ मिला है, प्लांट आपके यहाँ मिला है, इसका मतलब आप चोर हो। अब आप कोर्ट में साबित करते रहना कि क्या हमने प्लांट इसलिए उठाया था, और आप ऐसे थोड़ी मतलब आप मेरे को फीस सुनो, आप बच्चों से मैं क्या ले लेता हूँ फीस, और बाद में मैं पढ़ाता नहीं हूँ, और आप यहाँ से एसी उठाकर ले जाओगे तो पुलिस आपके घर आएगी, मैं उनको बोलूँगा कि मेरा एसी चोरी किया है, आप उनको क्या बोलोगे, सर हमारे से फीस ले ली थी, पढ़ाया नहीं था इसलिए उठाया। वो कहेंगे मुझे नहीं पता, मैं कोई कोर्ट थोड़ी हूँ, मुझे तो एसी तुम्हारे घर मिला है, नाम उसके है, तो चोरी का केस लगेगा। हाँ, अब बैंक इससे बचने के लिए क्या करता है, बैंक इससे बचने के लिए क्या करता है, मुझे बोलता है कि प्लांट मैं खरीदूंगा इससे, भाई बैंक को भी ब्याज तो कमाना ही है, तो फाइनेंस तो कर देगा, प्लांट मैं खरीदूंगा और तुम्हें मैं लीज पर दूंगा। बैंक खुद प्लांट खरीद लेगा और मुझे किस पर दे देगा, लीज पर। भाई तुम मेरे को प्रिंसिपल किस्तें ही तो चुकाने वाले थे, तो लीज रेंटल के नाम से चुका देना, लीज पेमेंट के नाम से चुका देना। लेकिन अब अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो बैंक प्लांट उठाएगा तो चोरी का केस कुछ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि नाम ही उसके पड़ा है, वो उठा सकता है, नाम उसके पड़ा है। मैं पुलिस को कहूँ प्लांट चोरी करके लेके, पुलिस गई बैंक के पास, वहाँ पर प्लांट ही किसके नाम है, बैंक वाला कहता है ये देखो प्लांट ही मेरे नाम है, यहाँ स्थिति कराने आए हो। तो बैंक ज़्यादा सिक्योर हो जाता है जब अपने नाम से खरीद कर लीज पर देता है। बैंक का काम इसमें भी क्या था, फाइनेंस करना ही था, बैंक का काम फाइनेंस करना ही था। तो बैंक को मैंने बोला 10 लाख का प्लांट है,
10 साल की लाइफ है और मुझे ये खरीदना है, आप मुझे क्या करो, फाइनेंस करो। बैंक कहता फाइनेंस नहीं करूँगा, मैं पहले खरीदूंगा और तुम्हें लीज पर दे दूंगा, और तुम मुझे किस्तें दे देना 10 लाख की, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख या 4-4 लाख कर लो। बैंक ने कहा 4-4 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट दे देना, चौथे साल के बाद में प्लांट तुम्हारा। 4-4 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट दे देना, चौथे साल के बाद में प्लांट तुम्हारा। बैंक को प्लांट में इंटरेस्ट ही नहीं है, 16 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख के ब्याज समेत ले लिए उसने, अब प्लांट वो खुद ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब ये प्लांट मैं खरीद ही तो रहा हूँ। बताओ, मैं जब 4-4 लाख इतने यूज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट के किराए दे रहा हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि किराए की चीज़ है, तोड़ दो। मेरा खुद की चीज़ छूट रही है, मेरे रिस्क है। प्लांट खाली पड़ा रहता है, ऑपरेशन नहीं होता है, तो आइडल प्लांट जो खाली समय रहने की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, बैंक का क्या रिस्क है? तो सारे रिस्क मेरे आ रहे हैं। रिवॉर्ड प्लांट महंगा हो रहा है तो बैंक मुझे तो लास्ट में, बैंक का थोड़ी हो रहा है महंगा, मुझे हो रहा है महंगा, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट किया, लास्ट में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब लिखा हो लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो पक्की बात है कि उसने खरीदा है। बस फाइनेंस लीज तो बीच में नाम लगाया है, तो फाइनेंस लीज तो बीच में नाम लगाया है, तो ओनरशिप भले ही अभी बैंक के पास है, 4 किस्तें होते ही मेरे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, रिस्क रिवॉर्ड मेरे होने वाले, दुख मुझे होता है। जैसे कारें फाइनेंस करवाते हैं लोग, कार फाइनेंस करवाते हैं तो किस्तें भरते रहते हैं, लास्ट में कार आ जाए तो लास्ट में कार मेरी हो जाती है। तो मेरी कार ही खरीदी है, मैं शुरू से ही मानता हूँ मेरे रिस्क है, मेरे रिवॉर्ड है, ध्यान रखता हूँ कार का पूरा का पूरा। तो जब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होने का इंडिकेटर, एक इंडिकेटर क्या है, ये कह रहा है इनमें से कोई इंडिकेटर मिल सकता है आपको, और जनरली, हमेशा नहीं, जनरली अगर ये कोई इंडिकेशन मिल गया तो ये क्या है, फाइनेंस लीज है। तब ये क्या है, फाइनेंस लीज। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो भले ही लीज क्या है, लाइफ प्लांट की 10 साल है, लेकिन लीज टर्म 4 साल ही है। लीज टर्म भले ही 4 साल है, प्लांट की लाइफ 10 साल है, लेकिन जब क्या हो रहा है, एंड में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तब क्या हो रहा है, जब एंड में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो क्या होगा, ये ऑपरेटिंग लीज नहीं हो सकता, ये फाइनेंस लीज होगा। ठीक, सेकंड केस, सेकंड नहीं, पहले हम थर्ड केस लेते हैं। बैंक को मैंने कहा कि देखो भाई किस्तें बना दो, कितनी कम, 10 लाख लेने हैं, ब्याज चाहिए। अब आप 4-4 लाख दे रहे हो, पहले साल ही 4-4 लाख कहाँ से लाऊं, मेरे पे बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। आप क्या करो, किस्तें ऐसे बनाओ, 1.5 लाख, 1.5 लाख नहीं करते, 2-2 लाख की किस्तें बना दो। और कितनी किस्तें बना दो, 9। और 9वें साल के बाद तुम प्लांट भी लेना, भले ही लाइफ 10 साल है, तुम 9वें साल के बाद अपना प्लांट लेना। मैं वैसे भी क्या है, अच्छा प्रोडक्शन प्लांट रखता हूँ प्रोडक्शन के लिए, मेरे लिए तो ये 7-8 साल के बाद ही क्या हो जाएगा, खटारा। ठीक है, प्रोडक्शन करने लायक रहेगा, लाइफ 10 साल है। देखो एक कार होती है, उसकी लाइफ अगर 10 साल है, तो ऐसे समझदार लोग या पैसे वाले लोग क्या करते हैं, 6-7 साल के बाद ही क्या करते हैं, बेच देते हैं कि हम अब इसमें नहीं चलाएंगे। चल सकती है, वो सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। तो कंपनी कहते हैं कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ, मेरे प्रोडक्शन हाई क्वालिटी के होने चाहिए, तो मैं वैसे ही 7वें-8वें साल के बाद तो प्लांट वैसे ही रिप्लेस कर लेता, खुद ही खरीदता। तो आप एक काम करो, मुझे 9 साल के लिए लीज पर दे दो, इससे किस्तें कम हो जाएगी, और ओनरशिप नहीं चाहिए मुझे लास्ट में। क्यों? क्योंकि लगभग लाइफ के तो मैंने यूज़ कर ही ली ना, लगभग लाइफ के लिए तो मैंने यूज़ कर ही लिया। तो लीज टर्म इज़ फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। लीज टर्म इज़ फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। अगर आपकी लीज टर्म क्या कर रही है, सारी लाइफ को ही कवर कर रही है, तो सारे जीवन आप उस प्लांट को खुद यूज़ करने वाले हो, तो आपके ऊपर ही है ना सारे रिस्क रिवॉर्ड। लीज टर्म कहती है कि सारा टाइम तुमने यूज़ करना है, तो क्या होगा, तो आपके ऊपर ही है। तो ये दूसरा इंडिकेटर है, ये दूसरा इंडिकेटर है कि अगर पूरी इकोनॉमिक लाइफ तक आपके पास ही है या उसके मेजर पार्ट तक आपके पास है। अब देखो बच्चे अपने जचे वैसे लिखते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे नंबर कम आ गए, ये हो गया वो हो गया। वर्ड क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक लाइफ, और ये स्पेसिफिकली डिफाइंड है, चाहे AS 19 है चाहे इंडिया 116 है, दोनों में स्पेसिफिकली डिफाइंड है। यूजफुल लाइफ लिख देते हो आप यहाँ पर, लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ, कोई तो लाइफ ही लिख देता है, कोई खाली यूजफुल लाइफ लिख देता है, कोई लिखना आपको क्या है, इकोनॉमिक लाइफ। देखो यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है समझना, एक प्लांट है या कोई भी एसेट है जिसकी यूज़ करने की कैपेबिलिटी कितनी है, 10 साल की, लेकिन एक कंपनी है जो इसको क्या कहती है, 5 साल ही हम यूज़ करेंगे, 6 साल ही यूज़ करेंगे। एक कंपनी की पॉलिसी क्या है, हम सिर्फ 6 साल यूज़ करेंगे, 7वें-8वें साल में भले ही ये यूजेबल है लेकिन इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं आएगी, तो हम 6 साल के बाद इसको बेच देंगे। मैं अभी लीज से अलग बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वर्ड में डिफरेंस बता रहा हूँ, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। तो यूजफुल लाइफ क्या होता है, आप कितने समय तक यूज़ करने वाले हो। मैं देखो समझो कि मैं एक कंपनी हूँ और मैं हाई प्रोफाइल लोगों को कार टैक्सी किराए पर देता हूँ। मतलब अमिताभ बच्चन आ गया मुंबई से दिल्ली में, तो दिल्ली में कहाँ घूमेगा, तो ऐसे लोगों को मैं कार किराए पर देता हूँ। कार की लाइफ है 10 साल, मैं उसको 4 साल के अंदर ही बेच देने वाला हूँ। मैं उसको कितने सालों के अंदर ही बेच देने वाला हूँ, 4 साल, क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे लोग 4 साल पुरानी कार में भी नहीं बैठेंगे। तो मेरे लिए उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल।
यूजफुल लाइफ का मतलब आप कितने समय यूज़ करने वाले हो। तो ये डेप्रिसिएशन में काम आता है कि आपने 1 लाख की कार खरीदी या 10 लाख की, जितने की भी खरीदी, अमिताभ बच्चन के लिए 1 या 10 लाख वाली कार नहीं चलेगी, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जितने की भी खरीदी और 4 साल के बाद बेच दोगे आप, तो आपको तो 4 सालों में राइट ऑफ करना चाहिए, आपको तो 4 सालों में राइट ऑफ करना चाहिए। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी नॉर्मल से 10वें साल से मुकाबले, लेकिन राइट ऑफ तो 4 सालों में करेंगे। तो पीपी वाला स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला, वो कहता है कि यूजफुल लाइफ में राइट ऑफ करो। वो इकोनॉमिक लाइफ की बात नहीं करता, वो कहता है यूजफुल लाइफ में राइट ऑफ करो। लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट आपने लीज पर ले लेना चाहिए। अब मान लो एक कंपनी है, वो कहती है कि मुझे 8 सालों के लिए लीज पर दे दो, आप किस्तें 4 सालों में मत मांगो, 8 में मांगो, जिससे किस्तें थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और 8 सालों के लिए लीज पर दे दो। भले ही बचे हुए 2 साल प्लांट यूजेबल है, लेकिन मैं नहीं करता, तो मेजर पार्ट तो कवर हो ही गया। हालांकि व्हाट इज मेजर इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, लेकिन मेजर पार्ट आपको दिल से कॉल लेनी है कि आपने लगभग पीरियड के लिए ले लिया है ना, तो सारा प्लांट आपने यूज करना है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपकी माननी। ठीक, अगला क्या है, कौन से हो गए, पहला हो गया और ये हो गया। एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। इंसेप्शन आप समझते हो ना, सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, इंसेप्शन आप समझते हो ना, कमेंसमेंट और इंसेप्शन ऑफ लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अमाउंट्स टू सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, अमाउंट्स टू सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। मैंने आपको एग्जांपल लिया था, 4 सालों में मैं कितने रुपए दे रहा था, 10 लाख के 4 4 4 4, तो मैं पूरी कॉस्ट के रुपए दे रहा था। ज़्यादा क्यों दे रहा था, इंटरेस्ट, ज़्यादा क्यों दे रहा था, इंटरेस्ट, भले ही लाइफ 10 साल थी, ज़्यादा क्यों दे रहा था, मैं इंटरेस्ट की वजह से। अब मैंने इसकी क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो वो किसके बराबर ही आ गई, वो किसके बराबर आ गए, लगभग फेयर वैल्यू के बराबर हो गई। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन इनमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट को हटाना इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट हटाना इज प्रेजेंट वैल्यू, तो ये दोनों लगभग बराबर है। तो वो मुझसे पूरे पैसे मांग रहे हैं एसेट के, तो पक्की बात है कि एसेट में मेरी रिस्क रिवॉर्ड है। भाई मैं किसी चीज़ के पूरे पैसे क्यों दूंगा, एक बात बताओ, मुझे 1 दिन के लिए कार किराए पर चाहिए, वो कहता है, या 1 साल के लिए कार किराए पर चाहिए, या अगले 3 साल के लिए चाहिए, सॉरी अगले 3 साल के लिए चाहिए। कार 10 लाख की है, वो कहता है साल का किराया लगेगा 4 लाख रुपए, कार नहीं आती है 10 लाख की, 4 लाख रुपए किराया लगेगा। ऐसा अगर हो रहा है तो पक्की बात है मैं कुछ ना कुछ कहूँगा कि 3 साल के बाद तुम्हारी क्यों रहेगी, जब पैसे पूरे ले रहे हो मुझसे, विद ब्याज ले रहे हो, तो फिर क्या होगा, पक्की बात है, वो पक्की बात है, मतलब चांसेस है कि वो क्या होगा, फाइनेंशियली। पक्की क्यों नहीं कहता, क्योंकि एस कहता है इंडिकेशन है, एस कहता है इंडिकेशन है, आपको बताऊंगा कई बार ये इंडिकेशन फेल हो जाएंगे, लेकिन जनरली क्या होगा, वो फाइनेंस लीज होगा, जनरली क्या होगा, वो फाइनेंस लीज। जब वो आप जो भी पेमेंट कर रहे हो वो क्या हो रहा है, जो भी पेमेंट कर रहे हो वो क्या हो रहा है, किसके बराबर है, उसकी फेयर वैल्यू के बराबर ही है। जो भी आप पेमेंट कर रहे हो वो उसके किसके बराबर ही है, एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर ही है, तब आप इसको क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज। नेक्स्ट क्या है, एसेट इस नेचर की है, एसेट क्या है, इस नेचर की है, स्पेशलाइज नेचर की, कोई और यूज ही नहीं कर सकता। अंडरलाइंग एसेट, जो एसेट लीज पर दी जा रही है वो स्पेशलाइज नेचर की है, ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। अब समझना बात को, ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, इसको पावर सप्लाई के लिए इधर ये फैक्ट्री है, इसको पावर सप्लाई के लिए इधर प्लांट चाहिए, पावर सप्लाई के लिए मतलब इसको अपने लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड पावर सप्लाई चाहिए। ये कहता है कि वो खंभों वाली लाइट से हमारे पावर थोड़ी पड़ता है, तो प्लांट बनाने और इधर लगाएंगे और इससे इधर पावर सप्लाई आएगी। अब ये फैक्ट्री क्या है, रिमोट एरिया में, इसके आसपास कुछ है नहीं। अब जो प्लांट वाला है वो कहता है हम यहाँ पर बना देंगे और आप हमें क्या कर देना, पैसे देते रहना, हम आपको दे देंगे लीज पर। अब आप मुझे दिल से बता दो, ये प्लांट वाला यहाँ प्लांट इंस्टॉल करके ले गया, इसको दूसरे के लिए यूज़ ही नहीं कर सकता वो, तो भले ही हम लीज तो लूज नाम ले या ना ले, ये लीज ऐसा ही है क्यों, और वो पूरे पैसे ले लेगा, क्योंकि उसको पता है अगर इससे नहीं लिया तो कहीं से पैसे नहीं आने, यहाँ हम फैसिलिटी बनाएंगे, पूरी डिज़ाइन करेंगे और स्पेसिफिकली इसके लिए डेडिकेटेड है, और किसी को हम इस पावर का यूज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये बताओ इससे पूरे पैसे ले लेगा या नहीं ले लेगा, ये प्लांट के पूरे पैसे किससे लेगा, इस फैक्ट्री वाले से। जब भाई लीज एग्रीमेंट कर ले, और सामने वाला लीज, फैक्ट्री वाला लीज क्यों करता रहता है, क्योंकि मेरे को ऑपरेट करना आता नहीं है, आप लीज पर दो तो आपके ऊपर रहेंगे ऑब्लिगेशन चलाने के, तो फैक्ट्री वाला लीज पर ले रहा है, भैया उसके पास पैसे नहीं है इसलिए लीज पर ले रहा है। लेकिन क्या है, ये जब लीज पर दिया जा रहा है तो क्या होगा, ये जब लीज पर दिया जा रहा है तो क्या होगा, ये पूरे पैसे लेगा इससे, क्योंकि इसके लिए ये प्लांट का कोई यूज़ नहीं है, कोई और आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो जब इस तरह की एसेट है स्पेशलाइज नेचर की, जो इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो ये फाइनेंस लीज ही होगा। ये बताओ नॉर्मल से किराया लेके छोड़ देगा क्या, 10 लाख, 10 लाख तो बहुत कम बोल रहा हूँ, मान लो 10 लाख का प्लांट है, 10 सालों के लिए लीज एग्रीमेंट है, ये कहता है कि चलो ठीक है 30,000 रुपये साल का किराया दे दो, 3 लाख हो गया, तो इसके बाकी 7 लाख का घाटा लग गया
ये और किसी कहीं को इसको कहीं एसेट को कहीं और तो रोट कर नहीं सकता, तो ये पूरे किराए प्लस ब्याज लेगा ये। तो इस तरह के लिए ये क्या बोलता है, जब स्पेशलाइज नेचर की एसेट है तो क्या होगा, फाइनेंस लीज। देखो IPCC वाले बच्चे सुन लो, बहुत चहेता क्वेश्चन है एग्जाम वालों का। वो बेचारे कहते हैं कि इनको कहाँ गारंटी रेजिडुअल वैल्यू, और इस चक्कर में उनको नहीं आता समझ में बच्चों को, तो इनको इसी में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दो। तो IPCC में तो बड़े आसान से क्वेश्चन देते हैं, पर लिखा सब कुछ हुआ है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वैल्यू सब, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ IPCC में। और FR वाले बच्चे फाइनल वाले ये आएगा ही नहीं, ये आ जाए तो समझ लेना कि हम फालतू में से बन गए। उसके बाद पहला हो गया। दूसरा, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज एसेट एट अ प्राइस दैट इज सफिशिएंटली लोअर देन इट्स फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल। लेसी के पास एक ऐसा ऑप्शन है, इतने रुपए पर खरीदने का ऑप्शन है, इतने कम प्राइस पर खरीदने का ऑप्शन है कि ये इंसेप्शन पे ये सर्टेन है, इट इज सर्टेन एट इंसेप्शन। इंसेप्शन जहां जहां है समझ लेते रहना FR वाले, इट इज सर्टेन दैट एट इंसेप्शन दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। लेसी को इस एसेट को परचेज करने का ऑप्शन है एट अ प्राइस दैट इज सफिशिएंटली लोअर देन इट्स फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल। ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल मतलब जिस दिन ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल होगा उस दिन की फेयर वैल्यू से बहुत कम प्राइस पर खरीदने का क्या है, ऑप्शन है। देखो बच्चों, बैंक से मैंने फाइनेंस लेना था, बैंक कहता है कि मैं तुम्हें लीज पर दे दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता था। ये बात तो हो चुकी है ना हमारी, वो अपने आप को क्या करना चाहता था, सिक्योर। अब बैंक किराए बराबर कर रहा है, मतलब इक्वल 10-10 लाख ऐसे कर रहा है, या जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 10 लाख का प्लांट था, 4-4 ले रहा है। तो मैं कह रहा हूँ देखो अभी तो प्लांट लगाऊंगा, शुरू में तो कमाई कम होगी, धीरे धीरे ज़्यादा होगी, तो आप एक काम करो, मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, आप मुझसे किराया ऐसे लो। फिर बैंक ने 50 लाख का प्लांट खरीद के मेरे नाम कर दिया। वो कहता है, मैं उसको कहता हूँ लीज रेंटल्स आप ऐसे लो, 13 लाख, 14 लाख, 18 लाख, बाद में बढ़ाओ ना धीरे धीरे। अभी मेरा प्रोडक्शन पिकअप होगा बाद में, मतलब मेरे प्रोडक्शन प्लांट अभी लगाऊंगा तो शुरू में तो उसकी डिमांड होगी कम, बाद में जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा प्रोडक्ट अच्छा है तब डिमांड पिकअप होगी। तो मैं कहा तुम ऐसे लीज रेंटल ले लो 13, 14 और 18, कितना हो गया, और तीसरे साल तक मेरा काम स्टेब्लिश हो जाएगा तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी हो जाएंगे। तो कितना लीज रेंटल तो ले ही लिया, 13, 14 और 18 के थ्रू, 10, 20, 30, 8, 4, 12, 3, 15, 45 लाख ले लिया। तो बैंक तुम्हें 50 के अगेंस्ट 45 मिल गए, और तुम मुझे यहाँ पर मेरा काम अच्छा चल रहा होगा तो 20 लाख पर खरीदने का ऑप्शन दे दो। 20 लाख पर खरीदने का क्या दे दो, ऑप्शन। नहीं तो प्लांट ले जाना। बैंक कहता है कल को तुम नहीं खरीदोगे तो मेरे तो 45 ही आए ना घर में, और लगे 50 थे, और वो भी 45 भी लेट आए तो मेरे तो नुकसान हो जाएगा। मैं कहूँगा देखो भाई मैं क्यों नहीं खरीदूंगा, 3 साल बाद इस प्लांट की फेयर वैल्यू 35 लाख होगी। 35 लाख कैसे होगी, 50 लाख का प्लांट था, 3 साल ही पुराना है, लाइफ बहुत बड़ी है इस प्लांट की, लाइफ बहुत क्या है, ज़्यादा है। तो 3 साल बाद ये 35 का होगा। मैं अगर कल को नहीं खरीदूँ बाई चांस, पहली बात तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा भाई, 35 लाख का प्लांट होगा उस कंडीशन में 3 साल बाद, और उसकी फेयर वैल्यू 35 लाख का ऑप्शन मेरे पास 20 लाख पर खरीदने का ही है। 35 लाख की चीज़ मेरे पास 20 लाख की है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा, और मैं खरीदूंगा। बस आप शुरू के किराए थोड़े कम करके बाद में ऑप्शन दे दो, और ऑप्शन इस तरह से है कि इतने सस्ते प्राइस पर खरीदने का है कि मैं करूंगा। और अगर मैं ना खरीदूँ तो आप बाजार में बेच लेना, आपको तो ज़्यादा पैसे आएंगे, 35 आ जाएंगे, मुझसे तो कितने मिलेंगे, 20। तो मैं ऐसा ऑप्शन क्यों रखता हूँ, मैं शुरू के किराए करवा लेता हूँ कम, और जब भी तीसरे, जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया, तीसरे साल आप मुझे फेयर वैल्यू से बहुत कम पर खरीदने का ऑप्शन दे दो। इससे क्या होगा, तीसरे साल तक मेरी कमाई आ जाएगी अच्छी खासी, और मैं आपको फाइनेंस इनकम चाहिए थी, देखो कितनी आ गई, 10, 20, 30, 35, 45 तो ये हो गया, और उसके अलावा 20 और तो 65 लाख आ गए तुम्हें 50 के, तुम्हारा ब्याज आ ही रहा है, तुम्हें 50 के 65 चाहिए थे वो आ रहे हैं। और मेरे को क्या फ़ायदा है, मेरे को शुरू की बजाय लास्ट वाले साल में 20 लाख देने पड़े, मेरे को शुरू की बजाय लास्ट वाले साल में 20 लाख, शुरू की इंस्टॉलमेंट कम होगी। वैसे तो लास्ट में 38 लग रहे हैं, 18 का ये भी जा रहा है, 20 का, लेकिन मुझे उसने इतने पर ऐसे प्राइस पर ऑप्शन दिया है 20 लाख पर खरीदने का, जबकि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 35 लाख, जबकि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 35, तो मैं खरीदूंगा ही ना भाई। करोड़ों में मान लो 35 करोड़ की चीज़ 20 करोड़ की मिल रही है 3 साल बाद पुराने प्लांट की फेयर वैल्यू, तो ये शुरू में ही सर्टेन है कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, तो इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गए, पास ऑन हो गए। ठीक, तो ये 5 इंडिकेटर है, इनके केसेस में आपको लिखना है। तो अब बताओ, मैं बताऊं तुम्हें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के बीच में अंतर बताओ। बच्चे कहते हैं फाइनेंस लीज जब ये 5 बातें हो जाए, और ऑपरेटिंग लीज जब ये ना हो, ऐसा आंसर देना ही गलत है। ऑप्शन क्या लिखोगे, फाइनेंस लीज मतलब विच ट्रांसफर्स ऑल द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप टू लेसी। पहली लाइन तो ये लिखोगे ना, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होने चाहिए, और एज गिव्स द फॉलोइंग इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स है, और बच्चों को लगता है यही फाइनेंस लीज है, ये इंडिकेटर्स है, ये फाइनेंस लीज नहीं है।